क्या होता है दोस्तों? जब बेटी को स्कूल भेजने से पहले उसकी मां माथे पर टीका नहीं लगाती, बल्कि भगवान से कहती है, लौट आए, बस यही काफी है। जब गांव के थाने का मतलब कानून नहीं, दरिंदगी का अड्डा बन जाए, जहां रात में लड़कियां ले जाई जाती हैं और अगली सुबह उनका नाम तक नहीं लिया जाता, जहां हर आदमी जानता है कि दरोगा शंभू नायक दरिंदा है, लेकिन कोई नहीं बोलता, क्योंकि जिसने बोला वो अब या तो गायब है या गुनहगार बना दिया गया है। तब तब एक दिन गांव की धूल में उतरता है एक बाबा, माथे पर चंदन, हाथ में माला, और बोलता है, धर्म की बात करूंगा। पर किसी को नहीं पता, ये बाबा असल में वर्दी के नीचे छुपा वो तूफान है जिसका नाम है आईपीएस अनिरुद्ध शेखावत। और जब इस बाबा ने पहली बार थाने में कदम रखा और दरोगा की आंखों में आंखें डालकर एक लड़की का नाम लिया, जिसका नाम सुनते ही दरोगा का चेहरा पीला पड़ गया, तो गांव को समझ में आया, अब तांडव शुरू होने वाला है। क्योंकि ये कोई साधु नहीं था, ये सिस्टम के खिलाफ खड़ा वो जिंदा सवाल था जिसका जवाब अब पूरी व्यवस्था को देना था। आज आप जो सुनने जा रहे हैं वो कहानी नहीं है, वो चीख है जो सालों से दबाई गई, वो आंख है जिसने देखा सब पर कभी कुछ कहा नहीं। ये सिर्फ एक आईपीएस अफसर की लड़ाई नहीं है, ये हर उस बेटी का बदला है जिसकी आवाज समाज ने अपने फायदे के लिए चुप करवा दी। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वो कहानी है जिसे सुनने के बाद तुम रात में चैन से सो नहीं पाओगे। सागरपुर की मिट्टी में अजीब सी नमी थी उस दिन, मानो बरसात न हुई हो, फिर भी जमीन भीगी हो। लेकिन ये नमी बारिश की नहीं थी, ये डर की थी। इस गांव में डर अब मौसम बन चुका था, रोज का हिस्सा। यहां लोग दरोगा को अफसर नहीं, अल्लाह मियां कहते थे। स्कूल की घंटी नहीं बजती थी, क्योंकि बच्चियां घर से निकलती ही नहीं थीं। चूल्हे की आग भी डरते डरते जलती थी, कहीं शंभू नायक की नजर न पड़ जाए। शंभू इस गांव का थानेदार नहीं, मालिक बन चुका था। आंखों में गुस्सा नहीं, क्रूरता का नशा था। उसकी टीम में दो खास गुर्गे, सिपाही हरिओम और कैलाश, जो उसके इशारे पर लोगों को घर से खींच लाते थे। कोई सवाल करता तो झूठे केस में अंदर कर दिया जाता। कोई लड़की ज्यादा बोल दे तो उसे पूछताछ के लिए रात के वक्त थाने बुला लिया जाता। किसी ने सवाल नहीं उठाया, क्योंकि सागरपुर में इंसाफ का मतलब समझाने वाला ही कोई नहीं बचा था। कोई अफसर आता भी था तो दरोगा उसे शराब और पैसे से संतुष्ट कर देता। जो गरीब अपनी बेटी के लिए आवाज उठाता, अगली सुबह उसकी झोपड़ी जल चुकी होती। लेकिन एक सुबह गांव की मिट्टी पर एक नया कदम पड़ा। नंगे पांव, माथे पर चंदन, गेरुए कपड़े, हाथ में रुद्राक्ष की माला। वो चलते वक्त मिट्टी को छूकर माथे से लगाता, बच्चों को आशीर्वाद देता और हर झोपड़ी के सामने रुककर कहता, जय श्री राम, बाबा एक रोटी दे दो बेटा, भूख है। गांव वाले चौंक गए। इतने वर्षों में ऐसा कोई नहीं आया था जो बिना डर के पूरे गांव में घूमे। और ये बाबा तो थाने के सामने भी जाकर बैठ गया और वहीं बैठकर भजन करने लगा। कोई कुछ कहता तो वो मुस्कुराकर कहता, मैं सिर्फ धर्म प्रचार करने आया हूं बेटा, सत्य की खोज में हूं। उसका नाम था बाबा आनंददास। शुरुआत में लोग उससे दूरी बनाकर रहे, लेकिन फिर एक दिन उसने मंदिर में प्रवचन रखा। उसका बोलने का तरीका इतना सीधा और शुद्ध था कि कई औरतें जो सालों से घर से बाहर नहीं निकली थीं, चुपचाप आकर बैठ गईं। उसने न कोई डर फैलाया, न चमत्कार दिखाया, बस इतना कहा, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं और डर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। धीरे धीरे बाबा का असर गांव पर दिखने लगा। हर रोज कुछ नई महिलाएं आतीं, कुछ बच्चे आते, और बाबा उनके साथ घास पर बैठकर रामायण की एक चौपाई समझाता। उसने न किसी से दान मांगा, न किसी का नाम पूछा, लेकिन उसकी आंखें हर चेहरे को पढ़ रही थीं। एक शाम, जब गांव की हवा में थोड़ी नमी थी और बाबा मंदिर के पीछे पेड़ के नीचे बैठा था, एक छोटी बच्ची उसके पास आई। उम्र रही होगी 8 साल, आंखें डरी हुई थीं, होंठ फटे हुए। उसने धीरे से पूछा, बाबा, भगवान सब कुछ देखता है ना? बाबा मुस्कुराया, हां बेटा, सब कुछ। बच्ची के होंठ कांपे। तो फिर जब वो पुलिस वाला अंकल रात में हमारी रिंकू दीदी को उठा के ले गए थे और सुबह मम्मी बस रो रही थी,
तो भगवान कुछ नहीं बोले? बाबा का चेहरा जरा सा सख्त हुआ, पर उसने वही मुस्कुराहट रखी। तुमने देखा था सब कुछ? बच्ची ने हां में सिर हिलाया। मैं छुपी थी भंडार के पीछे। उस रात बाबा ने भजन नहीं किया। वह गेरुआ कपड़ा उतार कर अंदर कमरे में बैठा रहा और पूरी रात बस एक फाइल को देखता रहा, जिसमें कई फोटो, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और नाम दर्ज थे। अगले दिन सुबह वह फिर गेरुआ पहनकर मंदिर में बैठ गया, लेकिन अब उसके चेहरे पर वो शांत मुस्कान नहीं थी, एक तैयारी थी। बाबा अब हर घर जाकर सिर्फ धर्म की बात नहीं करता था। वह औरतों से उनके दुख पूछता, बच्चों से उनके सपने। उसने एक छोटी सी पाठशाला शुरू की, जहां गांव के बच्चे शाम को पढ़ने आते। वहां वो कहानियां सुनाता था, राम की नहीं, सत्य की। और जब वो कहानियां खत्म होतीं, कुछ बच्चों की आंखें भीग जातीं। एक दिन गांव की एक विधवा औरत, मंजुला, आई और उसने धीरे से बाबा के हाथ में एक कागज रख दिया। उस पर सिर्फ 2 लाइनें थीं। रात में मेरी बहन को भी उठाकर ले गए थे। वो अब बोलती नहीं, कुछ करिए। बाबा ने आंखें बंद कर लीं। जब खोलीं तो आंखें लाल थीं। 3 दिन बाद बाबा सीधा थाने पहुंचा। दरवाजे पर खड़े सिपाही कैलाश ने उसे देखा और फुसफुसाया। बाबा को क्या काम पड़ गया? बाबा मुस्कुराकर बोला, एक लिखत करनी है। भीतर दरोगा शंभू नायक बैठा था, अपने पैरों को मेज पर रखे हुए। वो हंसा। बाबा को कौन सा केस करना है? कोई भूत दिखा क्या? बाबा पास गया और बहुत शांत स्वर में बोला, एक लड़की है, रिंकू। उसकी मां अब भी रोती है लेकिन बोलती नहीं। मैं उसके लिए बोलूंगा। शंभू के हाथ में पकड़ा गिलास छूटकर गिर गया। उसने कहा, तू कौन है बे? बाबा ने मुस्कुराकर जेब से एक पेनड्राइव निकाली और कहा, इसमें कुछ आवाजें हैं, सुन लेना। और याद रखना, भगवान देर करता है, अंधा नहीं है। वो पेनड्राइव रखकर लौट गया। शंभू ने फौरन कंप्यूटर में लगाकर सुनना शुरू किया। उसमें एक आवाज थी, हरिओम की। उसे चुप करवा दो, नहीं तो बाबा को भनक लग जाएगी। शंभू के चेहरे पर पसीना आ गया। उसने कांपते हुए हरिओम को फोन मिलाया। बाबा कोई बाबा नहीं है, ये खेल कोई और है। उसी रात बाबा अकेले अपने कमरे में बैठा था। गेरुआ वस्त्र उतार चुका था और सामने मेज पर जो वर्दी रखी थी उस पर लिखा था, आईपीएस अनिरुद्ध शेखावत। और अब खेल की असली शुरुआत होने जा रही थी। गांव की घुटन सिर्फ दीवारों में नहीं, सांसों में बस चुकी थी। बचपन यहां किसी झूले पर नहीं, डर की रस्सी पर झूलता था। घरों के बाहर लगी टूटी खिड़कियों पर लोहे की छड़ें नहीं, डर की लकीरें जमी थीं। ऐसे में बाबा आनंद दास के रूप में गांव में आया वो आदमी धीरे धीरे लोगों की आंखों में उतरने लगा था। कोई उसे साधु मानता, कोई संत, पर वो हर दिन कुछ ऐसा करता जो गांव वालों की उम्मीदों से बिल्कुल अलग होता, जैसे किसी भूले बिसरे ईश्वर की याद फिर से दिला रहा हो। वो न मंदिर में चढ़ावे मांगता, न किसी को शरण देने का दावा करता। बस सुबह सुबह पीपल के नीचे बैठता और कहता, सुनो बेटा, भगवान से पहले खुद से सच बोलना सीखो। इस एक वाक्य ने गांव के बच्चों में एक हलचल सी मचा दी थी। वो अब बाबा से कहानियां नहीं, सवाल पूछते थे। बाबा, अगर भगवान सच देखता है तो वो शंभू दरोगा को सजा क्यों नहीं देता? बाबा बस मुस्कुरा देता। जो समय खुद को दोहराने से पहले इंतजार करता है, वही न्याय बनता है। और उस न्याय के लिए तुम्हें बोलना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। धीरे धीरे गांव की कुछ बेटियां बाबा के पास बैठने लगीं। पहले चुपचाप, फिर सवालों के साथ। वो कोई खुली शिकायत नहीं करती थीं, लेकिन उनके चेहरे पर उकेरे गए डर ने सब कह दिया था। एक बार बाबा एक छोटी लड़की से पूछ बैठा, तू स्कूल क्यों नहीं जाती? बच्ची बोली, मां कहती हैं स्कूल में अब ताले नहीं लगते, दरवाजे लगते हैं, और दरोगा की नजर भी। बाबा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात वह अकेले अपने कमरे में बहुत देर तक बैठा रहा, बिना कुछ खाए, सिर्फ आंखें बंद किए। अगले दिन उसने गांव में छोटी चौपाल बुलाई। बहाना बनाया, धार्मिक चर्चा होगी। लेकिन उसकी धार्मिक चर्चा में सबसे पहले उसने गांव के बच्चों से सवाल पूछना शुरू किया। तुम्हारे लिए भगवान कौन है? किसी ने कहा, हनुमान जी। किसी ने कहा, शिव जी। पर फिर एक लड़की बोली, कोई नहीं, भगवान यहां डरता है।
इस एक जवाब ने सबको सन्न कर दिया। बाबा ने उसी वक्त एक नई बात शुरू की। वो घर घर जाकर माताओं से पूछने लगा, क्या आपकी बेटी को सपने आते हैं? कुछ ने कहा, हां, पर वो डर के मारे उठ बैठती है। बाबा ने हर ऐसी मां को एक पर्ची दी। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अपनी बेटी को बोलने दो, वरना वो अंदर ही अंदर मर जाएगी। ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। अब बाबा गांव की आंख बन चुका था, जो सिर्फ देखता नहीं था, पलटकर घूरता भी था। एक दिन उसने मंदिर में एक प्रवचन रखा। विषय था धर्म और चुप्पी। उसने कथा के बीच कहा, जब कोई औरत रात में थाने ले जाई जाती है और अगली सुबह उससे कहा जाता है कि तू कुछ नहीं कहेगी, तब वो समाज का धर्म टूटता है। ये सुनकर कुछ औरतें उठकर चली गईं, लेकिन कई रुक गईं। उनकी आंखों में एक तूफान दबा बैठा था। बाबा अब लोगों की कहानियां कागज पर नहीं, आंखों में पढ़ने लगा था। उसे पता चलने लगा था कि कौन सी बच्ची अब भी चीख कर उठती है, कौन सी मां दिन में सबके सामने हंसती है और रात में अकेले छत की ओर ताकती है। एक दिन उसने मंदिर की दीवार पर एक सफेद चादर टांग दी और कहा, जिसे कुछ कहना हो बिना नाम के यहां लिख जाए। रात तक उसमें सिर्फ एक शब्द लिखा था, रिंकू। अगले दिन मीरा, फिर मौसमी। बाबा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ वो चादर धीरे से अपने पास समेट ली। अब वो वक्त था जब बाबा को सीधे थाने का रुख करना था। सुबह के 7 बजे थे। गांव अभी भी आधा सो रहा था, लेकिन बाबा सीधे थाने पहुंच गया। हाथ में वही झोली, चेहरे पर वही शांत भाव। दरोगा शंभू नायक उस समय थाने के बरामदे में बैठकर चाय पी रहा था। उसे देखकर वो हंसा। क्यों बाबा, चाय पियोगे या आशीर्वाद देने आए हो? बाबा बोला, एक लिखत करनी है। शंभू ने पूछा, क्या लिखना है? बाबा ने जेब से एक कागज निकाला, जिस पर लिखा था, लड़की रिंकू, उम्र 16, आखिरी बार थाने में देखी गई, मौन अवस्था में लौटी। शंभू का चेहरा फड़क गया। उसने चाय का गिलास जमीन पर रख दिया और बोला, क्या बकवास है ये? बाबा बोला, तुम कह सकते हो बकवास है, लेकिन मेरे पास गवाही है। और उसने जेब से एक रिकॉर्डिंग डिवाइस निकाला। उसमें एक लड़की की आवाज थी, कांपती, टूटती। उन्होंने कहा, अगर कुछ बोली तो तेरी छोटी बहन को भी। बाबा ने कहा था, डर खत्म होगा, मैं बोल रही हूं। शंभू के चेहरे से रंग उड़ गया, लेकिन वो संभल गया। कोई भी आवाज हो सकती है ये। बाबा मुस्कुराया, तुम्हें ये कहने का हक है, पर क्या तुम जानना चाहोगे कि ये रिकॉर्डिंग कब और कहां की है? फिर उसने दूसरी फाइल निकाली, सीसीटीवी फुटेज का क्लिप, जिसमें रात में थाने के पिछले दरवाजे से एक लड़की को घसीटते हुए हरिओम और कैलाश अंदर ला रहे थे। अब शंभू के माथे पर पसीना आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, इस बाबा को बाहर निकालो। लेकिन ठीक उसी वक्त थाने के बाहर 3 गाड़ियां रुकीं। महिला सुरक्षा बल, सीआईडी और एक गाड़ी, जिसमें से उतरते ही एक अफसर ने कहा, हमारे पास रिपोर्ट है कि इस थाने में पिछले 2 सालों में कुल 11 लड़कियों की गुमशुदगी हुई है, बिना एफआईआर, बिना बयान। बाबा ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, उनमें से 8 का बयान अब मेरे पास है, बाकी 3 की चुप्पी इस गांव की हवाओं में बसी है। शंभू अब सिर्फ हड़बड़ाया नहीं था, घबराया हुआ था। उसने झट से हरिओम को इशारा किया, इस बाबा को पकड़ो। लेकिन हरिओम एक कदम पीछे हट गया। कैलाश ने निगाहें झुका लीं। बाबा ने उसी वक्त अपने गेरुए वस्त्र की ओट से एक कार्ड निकाला, IMIPS अनिरुद्ध शेखावत, अंडरकवर ऑपरेशन शिवपुर केस फाइल 032790। अब जो हुआ वो शंभू नायक ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सीआईडी अफसर ने बाबा को सैल्यूट किया और महिला इंस्पेक्टर ने शंभू को पकड़ लिया। लेकिन उस समय शंभू मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसकी जेब में एक और फाइल थी, एक दस्तावेज, जिस पर कुछ बड़े अफसरों के दस्तखत थे, जो इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं शामिल थे। बाबा यानी अनिरुद्ध को इस मुस्कान का मतलब समझ में आ गया था। ये सिर्फ एक दरोगा नहीं था, ये एक सिस्टम था जो अब बौखला रहा था। और ये खेल अब सिर्फ रिंकू की नहीं, व्यवस्था की पूरी चुप्पी की लड़ाई बन चुका था। अनिरुद्ध अब जान चुका था, अगला कदम कहीं बड़ा होगा, कहीं गहरा होगा। थाने के आंगन में पसरा सन्नाटा अब सिर्फ डर का नहीं था, ये उस जंग का संकेत था जो बरसों से अंदर ही अंदर पकती रही,
और अब अपनी पूरी आग के साथ फूट पड़ी थी। शंभू नायक की आंखों में पहली बार वो डर नहीं था जो हारने वाला महसूस करता है, बल्कि वो मुस्कान थी जो एक छिपे हुए त्रुप के इक्के पर टिकी हो। अनिरुद्ध शेखावत, जो अब बाबा नहीं बल्कि खुला हुआ फौजी आदेश बन चुका था, समझ चुका था कि ये मुस्कान खाली नहीं है। शंभू ने थाने की दराज से एक फाइल निकाली और बिना बोले मेज पर रख दी। उस फाइल पर 3 सिग्नेचर थे, 3 अफसरों के, जिनमें से एक नाम अनिरुद्ध को नजरअंदाज नहीं करना था, डीआईजी सूरज बख्शी। ये वही अफसर था जिसने अनिरुद्ध को ये अंडरकवर ऑपरेशन सौंपा था। अनिरुद्ध ने फाइल खोली। उसमें आदेश था कि सागरपुर थाने पर सीधा एक्शन न लिया जाए, क्योंकि मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। अनिरुद्ध के माथे की रेखाएं तन गईं। उसे पहली बार लगा, शिकार सिर्फ ये गांव नहीं है, ये पूरा तंत्र है। वो चुपचाप फाइल वापस रखता है और कहता है, जो मुस्कान तूने अपने चेहरे पर चढ़ा रखी है, वो जल्द उतरने वाली है। शंभू जवाब देता है, कभी कभी वर्दी वाले खुद ही अपनी रस्सी लेकर आते हैं। अब देखना मजा कब शुरू होता है। उसी पल बाहर से आवाज आई, सर, मीडिया आ गई है। कैमरों की फ्लैशलाइट और माइक अनिरुद्ध की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक वाक्य कहता है, जांच जारी है, सबूत सामने आने दो, फिर बोलूंगा। ये उसका अंदाज नहीं था, ये उसकी रणनीति थी। अंदर शंभू की हथकड़ी लग चुकी थी, लेकिन अफसरों की फाइलें बाहर के दरवाजे बंद कर रही थीं। शाम होते होते पूरा सागरपुर 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक हिस्सा था गांव के वो लोग जिन्होंने पहली बार किसी को सच बोलते देखा था, और दूसरा हिस्सा था शंभू के समर्थकों का, जो ये मानने को तैयार नहीं थे कि उनका साहब गलत कर सकता है। शंभू ने एक चाल चली। थाने के एक पुराने कंपाउंडर को चुपचाप रिहा करवा दिया और उसके जरिए पूरे गांव में अफवाह फैलवा दी। बाबा कोई साधु नहीं है, सरकार का आदमी है, और जो भी उसके पास गया वो अब केस में फंस जाएगा। इस बात ने कुछ औरतों को डरा दिया। उनमें से एक, मंजुला मेट, ने बाबा के पास आकर कहा, मैंने जो कहा था वो भूल जाओ, मेरे बेटे को सरकारी नौकरी का फॉर्म भरना है। बाबा कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक मोमबत्ती जलाकर दी। अगर डर लगे तो इसे देख लेना, ये तेरी चुप्पी को रोशनी बना देगी। रात गहराई और तभी एक तेज आवाज गांव में गूंजी। मंदिर के बाहर किसी ने एक पर्ची चिपका दी थी, बाबा भाग जा, वरना तेरा भी पोस्टमार्टम यहीं होगा। अनिरुद्ध ने वो पर्ची पढ़ी। उसकी आंखें बुझी नहीं, और उसी वक्त उसने प्लान बी एक्टिवेट किया। उसने सीआईडी से कहा, कल सुबह फार्म हाउस रेड डालनी है। पूछने पर जवाब मिला, कौन सा फार्म हाउस? और अनिरुद्ध ने एक लोकेशन भेजी। गांव से 8 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस, जहां रात में अक्सर वीआईपी गाड़ियां जाती थीं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में वो एक कृषि प्रशिक्षण केंद्र था। सुबह होने से पहले ही अनिरुद्ध अपनी असली वर्दी पहने फार्म हाउस की तरफ रवाना हो गया। साथ में था राजेश नाम का एक ड्राइवर, जो पहले वहां नौकरी करता था, लेकिन उसकी बहन की गुमशुदगी के बाद सब छोड़ दिया था। राजेश ने कहा, सर, अंदर जाने का रास्ता पीछे से है, लेकिन कैमरा एक्टिव होगा। अनिरुद्ध ने एक छोटा सा ब्लाइंडर डिवाइस निकाला। 5 मिनट तक कैमरे ब्लैकआउट रहेंगे, बस मुझे सही दरवाजा दिखा देना। जब वो फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुआ, तब हवा भी जैसे डर रही थी। अंदर एक हॉल था, जहां कुछ कुर्सियां, शराब की बोतलें और बड़े पर्दों वाले कमरे थे। एक कमरा पीछे की तरफ था, बंद। राजेश ने इशारा किया, यहीं लड़कियों को रखा जाता है जब किसी विशेष मेहमान का इंतजार होता है। अनिरुद्ध ने अपना कैमरा ऑन किया, दस्तक दी, कोई जवाब नहीं। फिर उसने धीरे से दरवाजा खोला। सामने 3 लड़कियां बैठी थीं, डरी हुई, कांपती हुई, और उनकी आंखों में वही सागरपुर की बेटियों जैसा डर था। एक लड़की बोली, आप बाबा हैं? अनिरुद्ध मुस्कुरा नहीं पाया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारा भाई हूं, आज से डर खत्म। वो तीनों को बाहर निकालने ही वाला था कि तभी अचानक बिजली चली गई। एक झटका, अंधेरा, और उसके साथ ही 3 गोलियां चलीं, एक खिड़की से, 2 मेन दरवाजे से। राजेश चिल्लाया, सर! अनिरुद्ध को एक गोली कंधे पर लगी
वो लड़खड़ाया, लेकिन पीछे हटने की बजाय लड़कियों को जमीन पर लिटा दिया। अपनी रिवॉल्वर निकाली और आवाज दी, कौन है? एक रोशनी की झलक में दिखा। सामने खड़ा था विक्रम सेन राठौड़, एमएलए, वही जो पिछले 2 साल से महिला विकास योजनाओं के नाम पर कई जगह घूमता रहा था। विक्रम सेन ने कहा, तेरी ये वर्दी बहुत चल चुकी बाबा, अब तुझे शहीद बना देंगे। अनिरुद्ध ने फोन उठाया। उसकी स्क्रीन टूटी थी, लेकिन सिग्नल चालू था। उसने रिकॉर्डिंग चालू कर दी। विक्रम सेन ने आगे कहा, ये सब नेता, अफसर, पुलिस, सब मेरा सिस्टम है, तू क्या उखाड़ेगा? तभी अनिरुद्ध ने गर्दन घुमाकर आखिरी बटन दबाया, जो लाइव फीड सीबीआई सर्वर को भेज रहा था। फिर खून बहते हुए उसने बस एक वाक्य कहा, मुझे नहीं, सिस्टम को खत्म कर रहा है तू। उसी वक्त बाहर सीबीआई की गाड़ी पहुंची, लेकिन विक्रम सेन भाग निकला, एक सीक्रेट रास्ते से। फार्म हाउस को सील किया गया, लड़कियां बचा ली गईं, कुछ बड़े नाम गिरफ्तार हुए, लेकिन असली शिकार अभी भी बाहर था। अनिरुद्ध अस्पताल में भर्ती हुआ, होश में आया तो दिल्ली से कॉल आई, आप पर राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है, केस को यहीं बंद कर दीजिए। जवाब में अनिरुद्ध ने सिर्फ एक ऑडियो भेजा, वही जो विक्रम सेन ने बोला था। लेकिन अब दांव पलट चुका था। गांव की महिलाएं एकजुट होकर दिल्ली पहुंची। एक मार्च निकला, जिसमें उन्होंने हाथों में बैनर उठाए, हम बाबा नहीं, न्याय मांगते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुका था। अनिरुद्ध को राष्ट्रीय मीडिया ने बाबा इन वर्दी का नाम दे दिया, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ एक चीज ढूंढ रही थीं, विक्रम सेन। अब ये लड़ाई नहीं, एक जंग थी, जहां दुश्मन सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, खुद सिस्टम की आत्मा थी। सागरपुर में उसी शाम एक बूढ़ी औरत ने चौपाल में पहली बार माइक थामा और कहा, मेरी बेटी चुप है, पर आज मैं बोल रही हूं। अब कोई बाबा नहीं आएगा, अब हम खुद बनेंगे अपने घर का दरोगा। गांव जाग चुका था। गांव की सड़कें अब खामोश नहीं थीं, बल्कि उनमें एक गूंज थी, धीमी लेकिन स्थायी, जैसे मिट्टी में पड़े बीज ने पहली बार अंकुर फोड़ा हो। शंभू नायक अब हिरासत में था। उसकी जगह थाने में एक नया अफसर आ गया था, लेकिन डर अभी पूरी तरह नहीं गया था, क्योंकि फार्मा हाउस रेड के बाद जो फाइलें खुलीं, उनमें नाम सिर्फ पुलिस वालों या दरोगाओं के नहीं थे। वहां साइन थे जिला कलेक्टर, लोकल विधायक, स्वास्थ्य विभाग के एक अफसर, यहां तक कि एक राज्य मंत्री तक के। वो नाम जो हर चुनाव में पोस्टर पर छपते थे, अब एक सील बंद फाइल के हिस्से थे, नेटवर्क A72 नाम से। इस नेटवर्क का काम था सुदूर गांवों में लड़कियों को प्रशिक्षण या बेटी पढ़ाओ योजना के नाम पर लाना, फिर कुछ को सरकारी हॉस्टल्स में डालना, कुछ को गायब कर देना। और जब कोई घरवाला आवाज उठाता, तो या तो उसे चुप करवा दिया जाता या केस वापस लेने का ऑफर दे दिया जाता। अनिरुद्ध ने वो फाइल दिल्ली पहुंचाई, लेकिन एक अजीब आदेश आया, इस मामले को सीबीआई को सौंपो, आपको इससे हटाया जाता है। यह एक संकेत था, तुम ज्यादा देख रहे हो। अनिरुद्ध ने फाइल की आखिरी शीट पर उंगलियां फिराईं। वहां एक नाम चमक रहा था, राज्य महिला कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष शकुंतला देवी। शकुंतला देवी वही नाम था जिसने एक बार टीवी डिबेट में कहा था, हमारे देश की बेटियां अब सुरक्षित हैं, हम सतर्क हैं। और अब वही नाम इस नेटवर्क की कोर टीम में था। अनिरुद्ध जानता था, मामला अब व्यक्तिगत नहीं रहा, ये पूरी व्यवस्था की गहराई में घुस चुकी लड़ाई थी। वो चुप नहीं बैठा। उसने दिल्ली से लौटकर गांव में पहला कदम रखा और चौपाल में बैठकर महिलाओं को इकट्ठा किया। उनके सामने एक खाली दीवार थी, उस पर एक 4 फीट लंबी स्लेट टांग दी गई थी। अनिरुद्ध ने कहा, अब से इसे कहते हैं न्याय की दीवार। जिस किसी के साथ कुछ भी हुआ हो, बिना नाम लिखे सिर्फ घटना का दिन और तरीका इस पर लिख दो। सिर्फ सच्चाई लिखनी है। पहले दिन स्लेट पर सिर्फ एक लाइन लिखी गई, 7 जुलाई। उसे बुलाया गया और सुबह उसका दुपट्टा फटा मिला। दूसरे दिन 3 लाइनें, तीसरे दिन 10। अनिरुद्ध जानता था, ये दीवार अब गांव के डर का आईना बन गई है, और जब एक गांव के लोग आईना देखना शुरू कर दें, तो व्यवस्था को चेहरा छुपाने की नौबत आ जाती है। लेकिन तभी शंभू नायक का आखिरी दांव शुरू हुआ। उसने जेल से एक मैसेज भिजवाया, बाबा को भगाओ, वरना वो खुद भस्म हो जाएगा। इस मैसेज के साथ
गांव में उसका गैंग फिर से एक्टिव हुआ। हरिओम का चचेरा भाई, कैलाश की पत्नी का भाई, सभी मिलकर एक भीड़ इकट्ठा करने लगे। औरतों को डराया गया, जो बाबा के साथ खड़ी हो उसे राशन नहीं मिलेगा, केस लग जाएगा। 3 दिन तक गांव में अफवाहें उफनती रहीं। चौथे दिन गांव के बीचों बीच एक हंगामा हुआ। कुछ पुरुषों ने बाबा के खिलाफ नारे लगाए, बाबा भगाओ, गांव बचाओ। ये सब वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। लेकिन उसी वीडियो में एक चीज और कैद हुई। दूर खड़ी गांव की बुजुर्ग महिला गोमती काकी, जो नंगे पांव चली, भीड़ के बीच पहुंची और चिल्लाई, बस करो, अब कोई चुप नहीं रहेगा। इस बाबा ने मेरे जैसी अंधी मां को आंखें दी हैं। आज अगर इसे भगाओगे तो कल तुम्हारी बेटी रोएगी और भगवान भी मुंह फेर लेगा। भीड़ रुकी। एक पल को सन्नाटा हुआ। फिर एक लड़की, मीरा, जो पहले कभी किसी के सामने बोल नहीं पाई थी, वो सामने आई और बोली, जिस दिन मैं थाने से लौटी थी, बाबा नहीं होते तो मैं जिंदा नहीं होती। आप सब जिसे साधु कह रहे हो, वो हमारा रक्षक है। ये दो आवाजें इतनी भारी थीं कि भीड़ की रीढ़ टूट गई। लोग पीछे हटने लगे। और अगले दिन वो दीवार, जिसे अब तक न्याय की दीवार कहा जा रहा था, उस पर 46 नई लाइनें जुड़ गईं। गांव अब सिर्फ सुन नहीं रहा था, बोल भी रहा था। लेकिन दरोगा शंभू का एक और शैतानी इरादा बचा था। उसने जेल में बैठकर अपने पुराने राजनीतिक आकाओं को खत लिखवाया। उन्हें समझाया, अगर ये लड़ाई यूं ही चली तो हमारी पूरी नींव हिल जाएगी। और फिर एक बड़े स्तर पर योजना बनी, अनिरुद्ध को केस से हटवाने की, उसके ट्रांसफर की। लेकिन इससे पहले कि आदेश फाइल पर दस्तखत पाता, गांव की 17 महिलाएं ट्रक में बैठकर लखनऊ पहुंच गईं, सीधे महिला आयोग के सामने। उन्होंने एक ही वाक्य कहा, अगर हमारे बाबा को हटाया तो हम सब खुदकुशी करेंगे। ये खबर वायरल हुई। मीडिया के लिए ये एक स्टोरी बन गई, लेकिन अनिरुद्ध के लिए ये जिम्मेदारी। उसने उसी शाम ट्रस्ट की स्थापना की, न्याय ज्योति ट्रस्ट। इस ट्रस्ट में 3 काम शुरू हुए। 1. आत्मरक्षा ट्रेनिंग। गांव की लड़कियों को सिखाया गया कि कैसे डर को हथियार बनाया जाए, कैसे माचिस नहीं, आत्मविश्वास जलाया जाए। 2. जन प्रहरी दल। गांव के भीतर हर गली में 3-3 महिलाएं रखी गईं, जो हर रात पहरा देतीं। 3. न्याय दीवार। अब ये सिर्फ स्लेट नहीं, गांव की पहचान बन गई थी। हर ब्लॉक ऑफिस में इसकी प्रतिकृति भेजी गई। गांव अब बदल रहा था, लेकिन अनिरुद्ध जानता था असली हमला अब आएगा, क्योंकि वो व्यवस्था की नस पकड़ चुका था। और ठीक वैसा ही हुआ। एक शाम जब ट्रस्ट का बोर्ड मीटिंग कर रहा था, अनिरुद्ध को एक लिफाफा मिला, बिना नाम का। खोलते ही एक कागज गिरा। उस पर लिखा था, अब तेरी बारी है। और साथ में एक फोटो, उसके मां बाप की। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, लेकिन उसकी आंखें ठहर गईं। ये निजी नहीं था, लेकिन असर उसके खून में उतर गया था। वो समझ गया, अगली लड़ाई अब नहीं रुकेगी। शाम का आसमान बुझी हुई लालटेन जैसा लग रहा था, जैसे दिन खुद डर गया हो उस अंधेरे से जो धीरे धीरे सागरपुर के ऊपर मंडरा रहा था। अनिरुद्ध के हाथ में अब एक ऐसा खत था जिसकी कोई आधिकारिक मुहर नहीं थी, लेकिन उसका असर किसी विस्फोट से कम नहीं था। अब तेरी बारी है। नीचे एक धुंधली सी तस्वीर, उसके माता पिता की, जिनके चेहरे पर वह मासूमियत थी जो सिर्फ उन लोगों में बचती है जो सिस्टम से कभी नहीं टकराते। उसने फौरन घर फोन लगाया, लेकिन घंटी बजती रही। जवाब नहीं आया। फिर उसने अपने एक पुराने सहयोगी, आईपीएस ट्रेनिंग से दोस्त अंकित बाजपेयी को कॉल किया। तुरंत दिल्ली में मेरे घर जाकर देखो, कोई जवाब नहीं दे रहा। अंकित ने 40 मिनट बाद कॉल किया। अनिरुद्ध, दरवाजा अंदर से टूटा हुआ था। कोई नहीं है घर में, लेकिन फर्श पर खून के छींटे हैं और दीवार पर कुछ लिखा है, बलराम निर्दोष है, मान लो, वरना। गाजियाबाद ऑन ऑपरेशन को पूरे देश ने देखा। न्यूज चैनलों ने इसे निजी साहस और राष्ट्रीय सेवा का मिलन कहा। लेकिन अनिरुद्ध जानता था, यही वो पल होता है जब सिस्टम दोहरा चेहरा दिखाता है। और वैसा ही हुआ। दिल्ली से नोटिस आया, आपका व्यवहार प्रशासनिक मर्यादा के अनुरूप नहीं। आपकी कार्रवाइयों से राज्य की छवि धूमिल हुई है। इसमें सीधा आरोप नहीं था, पर सीधा वार था। पर अब तक अनिरुद्ध अकेला नहीं था। उसके पीछे अब एक गांव नहीं,
बल्कि एक लहर थी। न्याय ज्योति ट्रस्ट की नींव रखी जा चुकी थी और अब सैकड़ों गांवों से महिलाएं, शिक्षक, वकील, यहां तक कि रिटायर्ड पुलिसकर्मी उससे जुड़ने लगे थे। उसने अपने अगले कदम की शुरुआत उसी जगह से की जहां सब शुरू हुआ था, सागरपुर की मिट्टी से। इस बार उसने पूरे गांव को एकत्र किया और गांव के केंद्र में एक चबूतरा बनवाया, मिट्टी, ईंट और घास से। उस पर लिखा गया, चुप्पी की समाधि नहीं, सच की मशाल। यहां हर शाम गांव के बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग इकट्ठे होते और उन घटनाओं को याद करते जिनके बारे में अब तक कोई नहीं बोलता था। एक शाम, जब हल्की सी बारिश हो रही थी, अनिरुद्ध ने सबके सामने एक घोषणा की। अब सागरपुर में एक प्रयोग होगा, सार्वजनिक सुरक्षा स्वयंसेवी योजना। इसमें हर गली, हर मोहल्ले की निगरानी गांव खुद करेगा। पुलिस अब यहां डर की पहचान नहीं होगी, बल्कि सुरक्षा की जिम्मेदारी बनेगी। और इस काम में लीड करेंगी गांव की महिलाएं। कुछ लोगों ने इस बात का मजाक उड़ाया, औरतें लाठी लेकर क्या करेंगी। लेकिन अगले ही हफ्ते जब गांव के बाहर एक ट्रक रुकता है जिसमें दो संदिग्ध आदमी उतरते हैं और एक लड़की को खींचने की कोशिश करते हैं, तभी चार औरतें, जिनके हाथ में सिर्फ सिटी और डंडा था, दौड़कर पहुंचती हैं, उन लोगों को पकड़ लेती हैं और चौपाल तक खींच लाती हैं। फिर पता चलता है वो लड़की बलराम नेटवर्क की अगली शिकार थी। ये घटना पूरे जिले में फैल गई। पुलिस विभाग को निर्देश देना पड़ा, सागरपुर में अब किसी भी जांच से पहले ट्रस्ट से संपर्क किया जाए। ये वही सागरपुर था जहां पहले दरोगा शंभू की इजाजत के बिना लोग खेत में पानी तक नहीं डालते थे। लेकिन इस बदलाव से सबसे ज्यादा घबराया वो आदमी जो अब भी फरार था, बलराम राठौड़। फार्म हाउस, गोदाम, ट्रैफिकिंग, हर कड़ी उससे जुड़ती जा रही थी। लेकिन उसका नाम किसी दस्तावेज में दर्ज नहीं था। उसकी फाइल सिर्फ एक जगह थी, महेंद्र राव के लैपटॉप में। और वो लैपटॉप पुलिस कस्टडी में था, गायब। अनिरुद्ध ने जान लिया, ये सिस्टम कोई दीमक नहीं जो लकड़ी को चुपचाप खा जाए। ये तो जमीन में बिछी वो गैस है जो चिंगारी के इंतजार में रहती है। और अब चिंगारी अनिरुद्ध ही था। उसने अपनी पुरानी आईबी कनेक्शन को एक्टिवेट किया और वहां से मिला उसे एक बड़ा सुराग। बलराम राठौड़ की गाड़ी कुछ दिन पहले बनारस के पास एक कोठी में देखी गई थी। कोठी नाम सुनते ही अनिरुद्ध की यादों में कुछ लौट आया। वह कोठी जो एक एनजीओ के नाम पर रजिस्टर्ड थी, बाल विकास समिति। लेकिन असल में वहां कई नेताओं और व्यापारियों के गुप्त मीटिंग होते थे। वो जगह पूरी तरह प्राइवेट थी और कभी किसी रिपोर्ट में उसका जिक्र नहीं हुआ था। अनिरुद्ध वहां खुद नहीं गया। उसने अपने भरोसेमंद सहयोगी आरती को भेजा। आरती ने कोठी की बाहरी तस्वीरें लीं, वहां काम करने वाली एक लड़की से दोस्ती की और पता लगाया। 3 कमरों में से एक हमेशा बंद रहता है और जब भी वो बलराम आता है उसमें कुछ लड़कियों को अलग रखा जाता है। अनिरुद्ध को शक था, ये ट्रैफिकिंग की आखिरी चेन यही है। उस कोठी में 3 लड़कियां बंधक हैं, लेकिन वो जानता था बिना वारंट वहां घुसना अब खुद पर केस लादना होगा। और यही वो वक्त था जब अनिरुद्ध ने वो किया जो अफसर नहीं, इंसान करता है। उसने अपनी वर्दी उतार दी और गांव के 5 लड़कों के साथ मजदूर के वेश में कोठी के सामने पहुंचा। कहानी ये बनाई, हम खिड़की बदलने आए हैं। अंदर घुसते ही वो पीछे के रास्ते बेसमेंट तक गया। वहां जो देखा वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। 3 लड़कियां 10 से 12 साल की, जंजीरों में जकड़ी, और कमरे में बलराम के दस्तखत वाली चिट्ठियां, कुछ सीसीटीवी हार्ड डिस्क और एक रजिस्टर जिसमें सागरपुर, शिवपुरी, रामगंज जैसे कई गांवों के नाम थे और लड़कियों की उम्र के साथ तारीखें। अनिरुद्ध ने सब रिकॉर्ड किया, हार्ड डिस्क चुराई और लड़कियों को उसी रात ट्रस्ट के एक सुरक्षित घर में पहुंचा दिया। इस बार उसने मीडिया को खुद फोन किया। वो कैमरे के सामने आया और कहा, मैं आईपीएस हूं, लेकिन अगर वर्दी मेरे न्याय के बीच आए तो मैं वर्दी नहीं, इंसान रहूंगा। ये सिर्फ तस्करी नहीं, ये संस्कृति है, चुप्पी की, डर की, खामोशी की। और अगर कोई बच्ची बचा ली गई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सब खत्म हो गया, ये सिर्फ शुरुआत है। वो वीडियो वायरल हुआ और अगले दिन दिल्ली में लोकसभा में मुद्दा उठा।
सागरपुर कांड के नाम से। विपक्ष ने सरकार से पूछा, इस देश में बेटियां सिर्फ नारों में सुरक्षित हैं या जमीनी हकीकत में भी? सरकार हड़बड़ाई। केंद्रीय गृह मंत्री ने खुद एक विशेष जांच दल गठित करने की घोषणा की। लेकिन अनिरुद्ध ने अब तक समझ लिया था, सच्चाई का दुश्मन कभी केवल झूठ नहीं होता, कई बार वो समझौता भी होता है। इसलिए उसने उस कोठी से जो फाइलें लाई थीं, उनका एक एक दस्तावेज 12वें दिन अलग अलग जिलों की महिला संगठनों को भेजा। अब ये फाइलें मेरे पास नहीं, जनता के पास हैं। अब अगर कोई कुछ मिटाएगा तो हर गांव जल उठेगा। बलराम अब कहीं भी नहीं था, लेकिन पूरे देश में उसकी तस्वीरें हर टीवी चैनल पर थीं। और अब सवाल सिर्फ एक नहीं था, बलराम कहाँ है, बल्कि इतने सालों से हम कहाँ थे? और इसी सवाल से उठी एक चुप्पी को बदलने वाली आवाज। सागरपुर की मिट्टी अब वहीं नहीं रही थी। वो खेत जो पहले चुपचाप अपने भीतर गरीबी, गंदगी और डर की फसलें उगाते थे, अब वहां बच्चों की आवाजें गूंजती थीं। वो चौपाल जहां सिर्फ पुरुषों की बैठक लगती थी, अब वहां लड़कियों की आत्मरक्षा की क्लास चलती थी। हर घर में एक नई दीवार बनी थी, ईंट की नहीं, भरोसे की। उस भरोसे की जो एक बाबा के वेश में आए अनजान इंसान ने खड़ा किया था। अनिरुद्ध शेखावत अब भी वर्दी पहनता था, लेकिन अब उसकी पहचान सिर्फ आईपीएस नहीं, जन संरक्षक बन चुकी थी। एक ऐसा अफसर जो सिर्फ कानून की किताब से नहीं, लोगों की आंखों से इंसाफ पढ़ता था। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बलराम राठौड़ अब तक फरार था। देश भर की एजेंसियां उसे तलाश रही थीं, लेकिन अनिरुद्ध जानता था, कोई सिस्टम का आदमी जब तक अपने ही सिस्टम के भीतर सुरक्षित है, तब तक पकड़ से बाहर है। उसे एक नाम याद आया, रामनिवास सैनी, जो पहले बलराम का ड्राइवर था, फिर अचानक गायब हो गया था। अनिरुद्ध ने उसे ट्रेस किया, एक छोटे से गांव में खेतों में मजदूरी करते मिला। पहले डर रहा था, फिर अनिरुद्ध ने उसे सिर्फ एक वाक्य कहा, तू अगर नहीं बोलेगा तो तेरे जैसे 10 रामनिवास और बनेंगे और 10 रिंकू फिर उठेंगी। रामनिवास ने कांपते हुए बलराम का ठिकाना बताया। नेपाल बॉर्डर के पास एक पुराना रिसोर्ट, जहां वो नाम बदलकर रह रहा था, और पास के इलाके के एक एमएलए के फर्जी आईडी से उसकी सुरक्षा चल रही थी। अनिरुद्ध ने सीधा प्लान नहीं बनाया। उसने पहले ट्रस्ट के नेटवर्क को अलर्ट किया, गांव-गांव में चौकसी बढ़ा दी गई। फिर उसने नेपाल पुलिस को एक गोपनीय आग्रह भेजा, आपकी सीमा में एक भारतीय अपराधी मौजूद है, जिसकी वजह से दोनों देशों की छवि खराब हो रही है, सहयोग करें। नेपाल पुलिस ने पहले इनकार किया, फिर मीडिया दबाव के बाद एक अस्थायी जांच की अनुमति दी। और फिर एक रात, जब सीमा के उस पार रिसोर्ट में बलराम आराम से सिगार पी रहा था, बाहर जीप रुकी। कई नकाबपोश अंदर घुसे। एक ने कहा, आपको एक बच्ची याद है, मीरा? बलराम ने आंखें तरेरीं। और एक लड़की, रिंकू? बलराम अब चुप था। और वो मां जो चौपाल में चिल्लाई थी, गोमती काकी? बलराम ने जवाब देना चाहा, लेकिन उसके शब्दों से पहले हथकड़ी की आवाज गूंज उठी, और उसी पल वो लाइव स्ट्रीम चालू हुई, अनिरुद्ध के ऑफिस में लगे सिस्टम पर, जहां सब दिख रहा था। बलराम पकड़ा गया। अब देश जाग गया। इस गिरफ्तारी की खबर राष्ट्रीय चैनलों पर नहीं, गांव के लोगों के मोबाइल से निकलकर फैली। वो लोग जो अब तक सिर्फ खबरों का हिस्सा बनते थे, पहली बार खुद खबर बना रहे थे। बलराम की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद संसद में प्रस्ताव आया, ग्राम न्याय सुरक्षा अधिनियम, जिसमें हर जिले में ग्रामीण सुरक्षा ट्रस्ट बनाने की बात कही गई। यह ऐतिहासिक था, क्योंकि इसका मॉडल सागरपुर की महिलाओं ने बनाया था, अनिरुद्ध ने नहीं। इसी बीच अनिरुद्ध को गृह मंत्रालय से कॉल आया, आपको प्रमोशन के साथ दिल्ली बुलाया जा रहा है। अब आप राज्य के नहीं, देश के स्पेशल कमिश्नर होंगे। लेकिन अनिरुद्ध ने मना कर दिया। उसने कहा, जब तक रिंकू की आंखों से डर पूरी तरह मिट नहीं जाता, मैं यहीं हूं। प्रमोशन बाद में ले लूंगा, अभी मेरी पोस्टिंग इस गांव की आत्मा में है। कुछ दिन बाद एक अजीब घटना हुई। चौपाल के पास एक छोटी बच्ची आई, उम्र रही होगी 8 साल। वो धीरे धीरे अनिरुद्ध के पास आई और बहुत मासूमियत से बोली, अंकल, आप भगवान हो क्या? अनिरुद्ध ठिठक गया। वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें भर आईं। उसने लड़की को गोद में उठाया और कहा, नहीं बेटा, भगवान तो तुम हो, हम तो बस तुम्हें बचाने के लिए बने हैं।
और फिर दूर मंदिर की घंटी बजी। पहली बार वो आवाज डर के बीच नहीं, आजादी की तरह लगी। सागरपुर अब एक गांव नहीं, एक मिसाल था। वहां बेटियां स्कूल जाने लगी थीं। लोग थाने से डरते नहीं, भरोसा करते थे। और न्याय की दीवार अब हर गांव में बन रही थी। अनिरुद्ध अब भी वही साधु था, पर वर्दी में। वही बाबा था, लेकिन अब बंद कमरे में नहीं, पूरे समाज में। और यही था असली न्याय, नारे से नहीं, ताकत से नहीं, बल्कि एक बच्ची की आंखों से डर मिटा देने से।